पहले हम ये जानना चाहेंगे कि ये वर्ड जो काइनेमेटिक्स है, ये काइनेमेटिक्स कहते किसको हैं, काइनेमेटिक्स की मीनिंग क्या है। तो देखो, अगर पार्टिकल के मोशन को आप स्टडी करो विदाउट नोइंग द कॉज, मतलब मोशन के पीछे क्या कॉज है, बिना वो जाने अगर आप मोशन को स्टडी करते हैं तो इस ब्रांच को हम लोग काइनेमेटिक्स कहते हैं। द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ द पार्टिकल विदाउट नोइंग द कॉज बिहाइंड इट इज कॉल्ड काइनेमेटिक्स, है ना। मोशन को स्टडी करना बिना कॉज को जाने हुए, बिना कारण को जाने हुए, इस ब्रांच को हम लोग काइनेमेटिक्स कहते हैं। तो आप एक डेफिनेशन लगा सकते हैं यहाँ पर, द स्टडी ऑफ the study of the study of motion of the particle, the study of motion of particle, the study of motion of particle without knowing the cause, बिना कारण को जाने हुए, without knowing the cause, without knowing the cause, without knowing the cause, without knowing the cause, without knowing the cause is called काइनेमेटिक्स। ये कहलाता है काइनेमेटिक्स, ये कहलाता है काइनेमेटिक्स। क्लियर है? फिर से बोल रहे हैं कि पार्टिकल के मोशन का स्टडी बिना कारण को जाने हुए ये ब्रांच कहलाता है काइनेमेटिक्स। समझ गया बात को? और हम लोग पढ़ेंगे अभी मोशन इन वन डायमेंशन, मतलब अ पार्टिकल इज कॉन्स्ट्रेंड, एक पार्टिकल मजबूर होगा एक स्ट्रेट लाइन के लॉन्ग मूव करने के लिए। पार्टिकल का मोशन एक स्ट्रेट लाइन के लॉन्ग होगा। समझ गए? मोशन इन वन डायमेंशन, motion in one dimension, motion in one dimension means, motion in one dimension means a particle is constrained, a particle is constrained, a particle is constrained, a particle is constrained to move, a particle is constrained to move along a straight line, along a straight line। एक पार्टिकल मजबूर होगा मूव करने के लिए एक स्ट्रेट लाइन के अलोंग। समझ में आई बात? आज हम लोग दो इंपॉर्टेंट टर्म पर डिस्कस करेंगे, एक पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट और एवरेज वेलोसिटी। समझ गए बात को? तीन टर्म, पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी। पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट। बोलो बाबू, हो गया? चलिए आइए, चलिए आइए, देखिए बोर्ड पर। मान लेते हैं कि जब पार्टिकल एक स्ट्रेट लाइन पर मूव कर रहा है तो एज्यूम कर लेते हैं कि वो स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस है। मान लेते हैं कि वो स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस है। चलो, ये मान लिया एक्स एक्सिस है और हम लोग एज्यूम कर लिया कि इसी लाइन के लॉन्ग आपका पार्टिकल मूव कर रहा है। आप ओ को मान लो, ये ओ ओरिजिन है, ओ ओरिजिन है, और इसको आप कंसीडर कर लो एज अ रेफरेंस पॉइंट। ये आपका रेफरेंस पॉइंट है, ये आपका रेफरेंस पॉइंट है। तो आप समझिएगा बात को, यहां पर ओ ओरिजिन और ओ को कह दिया रेफरेंस पॉइंट, यानी जो भी डिस्टेंस मेजर करेंगे वो रेफरेंस पॉइंट से करेंगे, जो भी डिस्टेंस मेजर करेंगे वो रेफरेंस पॉइंट से मेजर करेंगे। ठीक है? तो मैंने एज्यूम कर लिया कि हमारा पार्टिकल एक्स एक्सिस के लॉन्ग मूव कर रहा है। वी कंसीडर the particle, we consider the particle to be moving along x axis, we consider the particle to be moving along x axis, along x axis। दम आराम से समझिएगा। मान लो कि किसी टाइम पर, जैसे मान लो कि t टाइम पर आपका पार्टिकल p पॉइंट पर है। मैंने माना कि t टाइम पर पार्टिकल p पॉइंट पर है। लेट
let at t second the particle is at p, the particle is at p, पार्टिकल कहां पर है? p पॉइंट पर। समझिएगा, रेफरेंस पॉइंट कौन है? ओरिजिन। तो सुनो, ओरिजिन से यानी रेफरेंस पॉइंट से पार्टिकल का जो अलजेब्रिक डिस्टेंस होगा, ओरिजिन से या रेफरेंस पॉइंट से पार्टिकल का जो अलजेब्रिक डिस्टेंस होगा, उसको आप कहोगे पार्टिकल का पोजीशन, उसको आप कहोगे पार्टिकल का पोजीशन। समझ गए? ओरिजिन से पार्टिकल का जो अलजेब्रिक डिस्टेंस हुआ, आप कहोगे सर आपने वर्ड अलजेब्रिक क्यों लगाया? तो ये एक्स पॉजिटिव भी हो सकता है और एक्स नेगेटिव भी हो सकता है। अगर ओरिजिन से पार्टिकल इस साइड है तो एक्स पॉजिटिव होगा, और अगर पार्टिकल ओरिजिन से इस साइड है तो एक्स का साइन नेगेटिव होगा। हमको लगता है ये बात समझ में आ गया होगा। बोलिए बाबू, बोलिए। हाँ, तो देखो, द अलजेब्रिक डिस्टेंस, the algebraic distance, the algebraic distance, the algebraic distance of particle, of particle, of particle, the algebraic distance of particle from या तो origin कहो या तो reference point कहो, from origin is called position of the particle, is called position of the particle, position of the particle, position of the particle। समझ गया बात को? ये कहलाएगा पार्टिकल का पोजीशन। तो यहां पर आप कह सकते हैं कि x जो पार्टिकल p पर है और ओरिजिन से p का डिस्टेंस x के बराबर है, तो आप कह सकते हैं कि x इज इक्वल टू पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एट t सेकंड, x इज इक्वल टू पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एट t सेकंड। आप बोल सकते हैं x इज इक्वल टू पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, position of the particle at t second, position of the particle at t second। बोलो क्लियर बाबू? कितना समझ में आया कि नहीं आया? बोलिए, 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 इतना क्लियर है? बोलो बाबू लोग। x is equal to position of the particle at t second। अब एक इंपॉर्टेंट बात, अगर ये x मान लो कि कांस्टेंट है, अगर x कांस्टेंट है मतलब x चेंज नहीं कर रहा है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये पार्टिकल O के रेस्पेक्ट में रेस्ट में है। पार्टिकल O के रेस्पेक्ट में क्या है? रेस्ट में है। पोजीशन कांस्टेंट हो जाने का मतलब कि ये पार्टिकल O के रेस्पेक्ट में रेस्ट में है। समझ में आ गई बात? अगर अगर x इज इक्वल टू कांस्टेंट, x इज इक्वल टू कांस्टेंट, इसका मतलब कि पार्टिकल O के रेस्पेक्ट में रेस्ट में है। द पार्टिकल इज एट रेस्ट, द पार्टिकल इज एट रेस्ट, द पार्टिकल इज एट रेस्ट विथ रेस्पेक्ट टू O, विथ रेस्पेक्ट टू O। समझ गया बात को? लेकिन अगर यही x वेरी करे, चेंज करे टाइम के साथ, यानी अगर x इज द फंक्शन ऑफ टाइम, आप ऐसे लिख सकते हैं x इज द फंक्शन ऑफ टाइम, मतलब x वेरी कर रहा है टाइम के साथ, x वेरीज विथ टाइम, यानी पोजीशन वेरीज विथ टाइम, पोजीशन वेरीज विथ टाइम, है ना? तब आप कह सकते हैं कि ये पार्टिकल O के रेस्पेक्ट में मोशन में है। आप बोल सकते हैं कि ये पार्टिकल O के रेस्पेक्ट में मोशन में है। दिस इंप्लाइज दैट द पार्टिकल इज इन मोशन, द पार्टिकल इज इन मोशन, द पार्टिकल इज इन मोशन, इज इन मोशन विथ रेस्पेक्ट टू O। पार्टिकल मोशन में है, किसके रेस्पेक्ट में? O के रेस्पेक्ट में। बोलो इतना तक का पॉइंट क्लियर है? बोलिए बाबू, बोलिए। चलो स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट। चलिए ठीक है, देखिए आगे। तो हम लोग तो यही मान के चलेंगे
कि x वेरीज विद टाइम, यानी x का वैल्यू टाइम के साथ वेरी करेगा, तभी तो पार्टिकल आगे बढ़ेगा, है ना। तो आपने माना कि t टाइम पर पार्टिकल p पॉइंट पर है ना। आपने माना कि t टाइम पर पार्टिकल p पॉइंट पर है, समझ गए। यानी x इज इक्वल टू पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एट t सेकंड। चलो ठीक है, मान लो टाइम चेंज किया, मान लो टाइम चेंज किया, मान लो कि t डैश टाइम पर, t डैश टाइम पर आपका पार्टिकल पहुंच गया p डैश पॉइंट पर, एक नया पोजीशन हो गया, एक नए पोजीशन पे आ गया। तो फिर से ओरिजिन से पार्टिकल तक का आप डिस्टेंस नापिए। ये नया पोजीशन, इसको सिंबल में लिखा x डैश, सिंबल में क्या लिखा x डैश, बात आई समझ में। देखो x डैश इज इक्वल टू पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एट t डैश सेकंड, t डैश सेकंड, समझिए बात को। x पार्टिकल का पोजीशन है t टाइम पर और x डैश उसी पार्टिकल का पोजीशन है t डैश टाइम पर, समझ गए बात को। अब कहोगे सर डिस्प्लेसमेंट किसको कहा जाएगा, है ना। आप अपनी पुरानी बातों को भूलिए, अभी हम एक सिंपल डिफिनेशन दे रहे हैं। चेंज इन पोजीशन को डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, चेंज इन पोजीशन को क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। बोलो क्लियर, बोलिए बाबू लोग, बोलिए। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, displacement, the change in position, the change in position, the change in position, the change in position suffered by the particle, suffered by the particle, suffered by the particle, suffered by the particle in a time interval, in a time interval, in a time interval is called, is called displacement, is called displacement, is called displacement, is called displacement, is called displacement। हालांकि जब वेक्टर पढ़ाएंगे, जब वेक्टर पढ़ाएंगे तो इसका एक और डिफिनेशन आपके सामने हम रखेंगे। अभी मैंने कहा चेंज इन पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल। देखो फाइनल पोजीशन क्या है x डैश और इनिशियल पोजीशन क्या है x। जब भी चेंज निकालना हो फाइनल में इनिशियल को घटाओ, फाइनल में इनिशियल को घटाओ। तो चेंज इन पोजीशन, चेंज इन पोजीशन, चेंज इन पोजीशन ये बराबर फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, यानी x डैश माइनस x, यही पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट हुआ, यही पार्टिकल का क्या हुआ डिस्प्लेसमेंट, यानी फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, समझ गए। और हम लोग शॉर्ट फॉर्म में इस डिफरेंस को लिखेंगे डेल्टा x, क्या लिखेंगे डेल्टा x, ये बराबर फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, ये आपका डेल्टा x हुआ। आप ये सिंबल स्टैंड कर रहा है डिस्प्लेसमेंट के लिए, डिस्प्लेसमेंट के लिए। बोलो बोलो सब लोग, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, बोलिए बोलिए। और फिगर में देखो, फिगर में देखो ये x डैश और ये x, तो डिस्प्लेसमेंट यहां पर x डैश माइनस x, तो फिगर में देख सकते हो यही है x डैश माइनस x, यानी यही आपका डेल्टा x है। और पोजीशन में इतना ही चेंज हुआ, पोजीशन में इतना ही चेंज हुआ, इसी को आप कहोगे डिस्प्लेसमेंट। बात फॉलो किए, है ना। चलिए इतनी बात तो क्लियर हो गई होगी। अब एक इंपॉर्टेंट बात, हालांकि अभी वेक्टर नहीं पढ़ाए हैं लेकिन बोल देने में कोई दिक्कत नहीं है। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसमें डायरेक्शन होगा, जिसमें क्या होगा डायरेक्शन, ये बात बोल देते हैं। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट is a vector quantity, is a vector quantity, is a vector quantity, is a vector quantity and possess, and possess direction, इसके अंदर डायरेक्शन होगा, डायरेक्शन,
समझ गया बात को। और अब बताइए डिस्प्लेसमेंट अगर वेक्टर है तो हाउ विल यू डिफाइन दैट वेक्टर, यानी एक ऐसा वेक्टर जो पार्टिकल के इनिशियल पॉइंट को फाइनल पॉइंट से ज्वाइन करे। इनिशियल पॉइंट कौन था, पी, फाइनल पॉइंट कौन है, पी डैश, यानी ऐसा वेक्टर जो पार्टिकल के इनिशियल पॉइंट को ज्वाइन करे किससे, फाइनल पॉइंट से, यानी उसका डायरेक्शन इनिशियल टू फाइनल हो। उसका डायरेक्शन क्या हो, बोलो क्या हो, बोलो, इनिशियल टू फाइनल। हाँ, तो आप ये कह सकते हैं अ वेक्टर, अ वेक्टर, अ वेक्टर ज्वाइनिंग, अ वेक्टर ज्वाइनिंग इनिशियल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट, अ वेक्टर ज्वाइनिंग इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। ये कहलाएगा डिस्प्लेसमेंट। इसको आप डिस्प्लेसमेंट कह सकते हैं, ये डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। बोलिए क्लियर है, बोलिए बाबू। और देखो डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज इनिशियल टू फाइनल। और एक और इंपॉर्टेंट बात है कि डिस्प्लेसमेंट डज नॉट डिपेंड अपॉन पाथ। डिस्प्लेसमेंट को पाथ से कोई मतलब नहीं है, बस उसको इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन से मतलब है। समझ में आया कि नहीं आया, बोलिए बाबू बोलिए। हाँ, ये भी इंपॉर्टेंट नोट है, डिस्प्लेसमेंट डज नॉट डिपेंड अपॉन पाथ, डिस्प्लेसमेंट डज नॉट डिपेंड अपॉन पाथ, डिस्प्लेसमेंट डज नॉट डिपेंड अपॉन पाथ, अपॉन पाथ सॉरी, डज नॉट डिपेंड अपॉन पाथ। डिस्प्लेसमेंट कभी भी पाथ पर डिपेंड नहीं करेगा। बोलो इतना तक के कंटेंट में कोई प्रॉब्लम, बोलिएगा बाबू लोग। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए, अब आप डिस्प्लेसमेंट समझ चुके हैं, आप लोग डिस्प्लेसमेंट अब समझ गए। अब इसी के साथ एक एसोसिएटेड टर्म एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, बोर्ड मिटाएं। चलिए देखिए एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, हेडिंग लगाया एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी। देखो किसी भी टाइम इंटरवल में जितना डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल ने सफर किया उसको टाइम इंटरवल से डिवाइड कर दो, यानी उसको टोटल टाइम से डिवाइड कर दो। डिस्प्लेसमेंट को टोटल टाइम से डिवाइड कर दो, वो आपको एवरेज वेलोसिटी दे देगा। समझ गया बात को। डिस्प्लेसमेंट को टाइम इंटरवल से डिवाइड कर दो, वो आपको एवरेज वेलोसिटी दे देगा। बात फॉलो किए तो देखो इन एनी टाइम इंटरवल, इन एनी टाइम इंटरवल, in any time interval, in any time interval, the displacement, the displacement suffered, the displacement suffered, the displacement suffered, the displacement suffered divided by, divided by time interval, divided by time interval, divided by time interval, divided by time interval is called, is called average velocity, is called average velocity, is called average velocity। ये एवरेज वेलोसिटी कहलाएगा। सिंपल वे में टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम इट विल बी कॉल्ड एवरेज वेलोसिटी। सिंबॉलिकली वी एवरेज, वी एवरेज बराबर, बताइए डिस्प्लेसमेंट कितना सफर किया था, डेल्टा एक्स, डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय यहां से यहां तक आने में जितना टाइम लगा उसको लिख दो सिंबल में डेल्टा टी, डेल्टा टी, डेल्टा टी, है ना। हम दोनों ऊपर और नीचे दोनों को ओपन करके बता देते हैं। डेल्टा एक्स का मतलब तो क्लियर कर दिया, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, यानी एक्स डैश माइनस एक्स। और डेल्टा टी का मतलब फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, इतना ही टाइम लगा, टी डैश
माइनस टी। बोलिए बाबू लोग, क्लियर है कि नहीं है? बोलो बाबू, बोलो। बोलिए ठीक है। अगर पोजीशन को आप मीटर में नाप रहे हैं और टाइम को आप सेकंड में नाप रहे हैं, तो इसका एसआई यूनिट आप लिखोगे मीटर पर सेकंड। एसआई यूनिट लिखोगे मीटर पर सेकंड। और अभी जरूरत तो नहीं है, लेकिन बोलना जरूरी है, एवरेज वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। एवरेज वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसमें भी डायरेक्शन होगा। समझ गए? एवरेज वेलोसिटी is also a vector quantity is also a vector quantity is also a vector quantity and possess direction and possess डायरेक्शन। इसके अंदर भी डायरेक्शन होगा। बात आई समझ में? और दूसरी बात ये कि इसका डायरेक्शन क्या होगा, तो जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुआ है, एवरेज वेलोसिटी भी उसी डायरेक्शन में होगा। ये बात याद रखना, जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुआ, एवरेज वेलोसिटी भी उसी डायरेक्शन में होगा। तो देखो, द डायरेक्शन ऑफ एवरेज वेलोसिटी the direction of average velocity is same as that of displacement is same as that of displacement is same as that of displacement same as that of displacement। बोलो, इतना में कोई डाउट तो बोलिए आप लोग, इतना डाउट बोलिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कुछ क्वेश्चन लगा के देखते हैं। यहां पर स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए, बोर्ड मिटा देते हैं। एक क्वेश्चन देखिए, द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल मूविंग ऑन एक्स एक्सिस moving on x axis moving on x axis varies with time varies with time varies with time as x बराबर टी स्क्वायर माइनस 3t प्लस 4, है ना? ये रिलेशन पोजीशन और टाइम में दिया हुआ है। x बराबर टी स्क्वायर माइनस 3t प्लस 4, है ना? पोजीशन और टाइम में आपको रिलेशन दिया हुआ है और क्वेश्चन है कैल्क और x को नापा गया है मीटर में और टाइम को नापा गया है सेकंड में। लिख देते हैं, x को नापे आप मीटर में और टाइम को आप नापे सेकंड में। और क्वेश्चन है कैलकुलेट एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट एवरेज वेलोसिटी इन इंटरवल टी बराबर 1 सेकंड टू टी बराबर 3 सेकंड। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपको एवरेज वेलोसिटी निकालना है किस इंटरवल में? 1 सेकंड से लेके 3 सेकंड के इंटरवल में। समझ गए बात को? आप जानते हैं कि एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। डिस्प्लेसमेंट होता है चेंज इन पोजीशन, यानी फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। आप क्या करो, 1 सेकंड पर पहले पोजीशन यहां से निकाल लो। ये पोजीशन का इक्वेशन है, ये इक्वेशन पोजीशन का है। तो आप पहले 1 सेकंड पर पोजीशन निकाल लो और फिर 3 सेकंड पर पोजीशन निकाल लो और फाइनल में इनिशियल को घटा दो पोजीशन को, तो आपको डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। आइए देखिए, पोजीशन एट 1 सेकंड, यहां 1 लिख दिया। पोजीशन एट 1 सेकंड बराबर टाइम के जगह पर 1 पुट कीजिए। 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस 4 बराबर 4 1 5 अब 5 में से 3 गया 2, यानी 2 मीटर। 2 मीटर यानी 1 सेकंड पर उसका पोजीशन 2 मीटर था, यानी वो ओरिजिन से 2 मीटर आगे था 1 सेकंड पर। समझ गया बात को? अब आइए पोजीशन एट 3 सेकंड।
पोजीशन एट 3 सेकंड, 3 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू प्लस 4, 9, 9 प्लस 4 13, माइनस 9, ये आ गया 4 मीटर, ये आ गया 4 मीटर। यानी 3 सेकंड पर वो ओरिजिन से 4 मीटर की दूरी पर है। तो अब ये बताओ कि डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, फाइनल पोजीशन इनिशियल पोजीशन। वेरी गुड। हाँ, डिस्प्लेसमेंट 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 यानी डेल्टा एक्स, ये बराबर फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन यानी x3 माइनस x1, और बराबर x3 का वैल्यू 4 और x1 का वैल्यू 2 यानी 2 मीटर, यानी 2 मीटर। ये डिस्प्लेसमेंट आ गया, ये डिस्प्लेसमेंट आ गया। अब पूछे टाइम कितना लगा, तो आपको निकालना था 1 सेकंड से लेके 3 सेकंड तक। तो टाइम डेल्टा टी, क्या बोले, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, ये बराबर आपका 2 सेकंड। अब आप निकाल दो एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। चलिए आइए नाउ, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी यानी VAV, VAV बराबर टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम यानी डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। अब बराबर डेल्टा एक्स का वैल्यू 2 और टाइम का वैल्यू 2 यानी 2/2, और यूनिट मीटर पर सेकंड यानी आंसर क्या आया, 1 मीटर पर सेकंड एवरेज वेलोसिटी हो गया। बोलिए सबको क्लियर है कि नहीं है, बोलिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए क्वेश्चन लिखते हैं। A particle moves, a particle moves, a particle moves from origin, from origin O, जिसका x कोऑर्डिनेट 0 और y कोऑर्डिनेट भी 0, समझ सकते हो, x कोऑर्डिनेट भी 0 और y कोऑर्डिनेट भी 0, टू A, और A का x कोऑर्डिनेट 5 और y कोऑर्डिनेट 0। क्लियर है ना। O से A पर गया एंड देन and then and then moves to B, and then moves to B, and then moves to B। अब B का कोऑर्डिनेट है -4, 0, -4, 0। बात फॉलो किए। द टोटल टाइम टेकन, द टोटल टाइम टेकन, द टोटल टाइम टेकन इज 10 सेकंड, द टोटल टाइम टेकन इज 10 सेकंड। आपको निकालना है एवरेज वेलोसिटी, कैलकुलेट एवरेज वेलोसिटी, आपको निकालना है एवरेज वेलोसिटी, कैलकुलेट एवरेज वेलोसिटी। अब जा रही है आवाज, अब जा रही है आवाज, अब जा रही है आवाज।